हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जे आप सबके लिए लाया हूँ ऑस्टियोमाइलिटिस का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन देन ट्रीटमेंट। तो हम आज डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। तो ब्लड में क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे लोग सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में हम इसमें देखेंगे ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जो होंगे वो नॉर्मली 5000 से लेके 10,000 तक होते हैं, बट इसमें क्या है कि 20,000 तक इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो जब कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी में अटैक करती है या इन्फेक्शन करती है, तो उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसलिए इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसमें हम ब्लड चेकअप सीबीसी करते हैं। दूसरा क्या है, ब्लड चेकअप में ईएसआर, जिसको हम इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट कहते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ब्लड का लेवल है वो कितनी देर में सेडिमेंटेट होता है, मतलब कितनी देर में सेटल डाउन होता है, वो हम देखते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन जब होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है कि बोन का इन्फेक्शन होता है, उसको हम ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। तो जब इन्फेक्शन होता है तो ये जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। जो एएसआर होता है वो, उसका जो रेट होता है ना, वो टाइमिंग जो होती है उसकी वो बढ़ जाती है। तीसरा देखते हैं ब्लड कल्चर। दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि अगर हम कल्चर करते हैं तो कल्चर हम कैसे करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ लेते हैं। तो एंटीबॉडीज़ लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कल्चर में ग्रो कराते हैं। तो उसमें हम एक तरह से मेडिसिन डाल रहे हैं। मेडिसिन डाल के देखते हैं तो कौन सी बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, कौन सा रेजिस्टेंस करता है, कौन सा सेंसिटिव होता है। तो जिस बैक्टीरिया के लिए जो आपकी जो भी एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड करती है, सेंसिटिव होती है, फिर हम वही मेडिसिन चलाते हैं, वही एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के लिए चलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये एस का मतलब जो दिख रहा है आपको, एस का मतलब है सेंसिटिव, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो इसमें हम जो बैक्टीरिया देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस इलेक्ट्रोलिटिकस। तो ये हम बैक्टीरिया इसमें देख रहे हैं। इसका हम देख रहे हैं कि ये किस एंटीबायोटिक के लिए रिस्पॉन्स होता है, रेजिस्टेंस फील करता है, और किस एंटीबायोटिक के लिए ये सेंसिटिव होता है। तो जिस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होगा हम वही चलाते हैं, वही एंटीबायोटिक चलाते हैं। तो फिर पेशेंट धीरे धीरे हील होने लगता है। ऐसे देख रहे हैं आप इसमें, ये जो है यहाँ पे आपको पॉट्स जैसा दिख रहा है, जो येलोइश कलर का दिख रहा है, ये आपका सेंसिटिव है। देख रहे हैं 2-3 जगहों पे ये दिख रहा है। तो ये जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रखी है, इनके अगेंस्ट ये सेंसिटिव फील हो रहा है। तो क्या होता है कि जो हम जो भी एंटीबायोटिक इसमें नंबर से हम कोडिंग करके लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सेंसिटिव है फिर वही एंटीबायोटिक हम जो लैब वाले होते हैं वो फिर हमें देते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं कि ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेंसिटिव है, तो वही एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं। इसलिए ब्लड चेकअप पहले ज़रूरी होते हैं। ब्लड कल्चर में भी पॉजिटिव और फॉर द ऑर्गेनिज्म, तो जिस बैक्टीरिया के लिए मतलब सेंसिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो वही हम चलाते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। फिर अगला देखते हैं रेडियोग्राफी। दैट्स मीन एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन दिखाते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि उनमें एक तो जो बोन का है वो इरेगुलर शेप आता है, मतलब जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो उनकी डेंसिटी होती है ना, धीरे धीरे कम होने लगती है बोन की। जैसे हम नीचे बात कर रहे हैं, द रेडियोग्राफ इज यूजुअली नॉर्मल इन द फर्स्ट वीक। तो पहले वीक में तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद अगर 7 से 10 दिन के बाद देखा जाए, अगर हम देखते हैं तो पेरीऑस्टियल रिएक्शन देखते हैं। दैट्स मीन जो हमारी बोन होती है, बोन के ऊपर की पतली परत होती, लेयर होती है, जिसको हम पेरीऑस्टियल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें चेंजेस आने लगते हैं।
किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। अब बोन स्कैन में क्या देखते हैं? जो इनका जो भी एक्सरेज या फिर कोई भी रेज उसमें हम डाल रहे हैं, अगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसका जो भी इंट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो दैट्स मीन बोन मास धीरे धीरे कम होने लगेगी, और वहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन किसका ज़्यादा होगा? जो भी हम रेज डाल रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट 3 तरह से हम कर सकते हैं। इस मेनली तो दो ही तरह से होते हैं। दैट्स मीन कंजर्वेटिव होता है, दूसरा होता है सर्जिकल होता है। तो कंजर्वेटिव में दैट्स मीन ये होता है कि अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कोई एक्सरसाइज दे रहे हैं, कोई थेरेपी दे रहे हैं, तो वो हम कंजर्वेटिव में करते हैं। अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पहले स्टेज में, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको अगर आप लैब टेस्ट कराएंगे तो ब्लड कल्चर कराते हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि आप कोई भी बैक्टीरिया के लिए एक स्पेशल एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड करती है, सेंसिटिव होती है। तो वही एंटीबायोटिक हम इसमें चलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप पहले लाइन में दिख रही है आपको, एंटीबायोटिक्स एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावीनसली जैसे हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं, जैसे हम इंजेक्शन दे सकते हैं, नसों में लगाते हैं, उस टाइप का। आफ्टर डिटरमाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लड और पस फॉर द फर्स्ट 7 to 10 days। हम ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं, पस कल्चर भी करा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं। आगे का देखते हैं। और ये हम कम से कम पेशेंट को देते हैं 7 से 10 दिन के लिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। 8 से 10 हफ्ते के बाद ही करते हैं ये चीज़। रेस्ट एंड प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द लिम्ब, यानी जो जहाँ पे उसको इन्फेक्शन दिखा रहा है, ऑस्टियोमाइलाइटिस दिखा रहा है, उस लिम्ब को हम प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे। क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम में उसको पेन भी आता है, और जिसकी वजह से उसका स्वेलिंग भी रहता है, और एक तरह से अगर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है तो फ्राइजाइल भी बोन होने लगती हैं। इसीलिए एक प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे, जिसकी वजह से उसको स्वेलिंग कम से कम हो, और जो बोन का है वो फ्रैक्चर ना होने के चांसेस कम हो जाए, बहुत डाउन हो जाए। इसलिए हम उसको प्रॉपर पोजीशनिंग में रखेंगे। और अगर देखते हैं सूटेबल होता है तो पीओपी चढ़ाते हैं, दैट्स मीन प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप जनरली बोलते हैं प्लास्टर चढ़ा है, वो चढ़ाते हैं हम। आगे का देखते हैं। एडुकेट बैलेंस डाइट, उसको प्रॉपर डाइट देंगे, जो उस समय हम दे सकते हैं हाई प्रोटीन का देंगे, जिसकी वजह से उसका जो भी डेंसिटी हो रहा है, कैल्शियम की देंगे, मल्टीविटामिन देंगे। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम हाईली प्रोटीन देंगे उस टाइम, और मल्टीविटामिन देंगे, और कैल्शियम भी दे सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ जनरल कंडीशन, फीवर, पल्स और स्टेट ऑफ हाइड्रेशन एक्सेट्रा। और हम जनरली देखेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है, फीवर कैसा है, पल्स रेट, दैट्स मीन उसका जो भी जनरल कंडीशंस होती है वो हम देखते हैं। जैसे फीवर हो गया, पल्स हो गया, और क्या उसकी मतलब हाइड्रेट है कि नहीं है, डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा, बोन डेंसिटी उसकी है कि नहीं है। मतलब हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हम एक बार एक्सरे वगैरह करा लिया करेंगे, ऐसा करते हैं। ऑब्जर्वेशन में पेशेंट का ही देखेंगे कि कहीं एडिमा उसका बढ़ तो नहीं रहा। जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया कि उसकी पोजीशनिंग करते हैं प्रॉपर इसीलिए करते हैं ताकि उसका जो एडिमा हो रहा है, जो भी स्वेलिंग हो रहा है, वो उसका बढ़े ना। और हाँ दोस्तों, एडिमा और स्वेलिंग में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। एडिमा क्या होता है, जब पस एक्यूमुलेट होता है तो उससे जो स्वेलिंग आती है उसको हम एडिमा कहते हैं। रेडनेस ऑफ स्किन, हाँ कैजुअली अगर आपको स्वेलिंग है या फिर एडिमा है तो वहाँ पे स्किन की रेडनेस आएगी, और थोड़ा सा गर्माहट भी रहेगा। वार्मथ, सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस, दैट्स मीन वहाँ पे एब्सेस जैसा लगेगा आपको। डिस्चार्ज भी हो सकता है, दैट्स मीन वहाँ पे
जैसे पस जैसा निकलने भी लगेगा, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है। और अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर उसको हाइड्रेट बॉडी नहीं हो पा रही है, तो हम उसको IV फ्लूइड देंगे, जैसे कि हम जैसे ग्लूकोज वगैरह लगा देते हैं, तो कुछ मल्टीविटामिन के साथ में। और अगर पेशेंट एनीमिक हो रहा है, दैट्स मीन उसमें HB कम हो रहा है या फिर ब्लड लेवल डाउन जा रहा है, तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।